जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हाँ साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10 वर्ष 2022-23 विषय विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम पार्ट 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के 60 क्वेश्चन करेंगे साथियों। 10-5 क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है साथियों, यहाँ पे 60 यानी 60 क्वेश्चन की बात हो रखी है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है साथियों तो आपकी हो जाएगी अच्छे से तैयारी। अगर नहीं पढ़ रखा है साथियों तो आपको मिल जाएंगे 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो जिसमें से अगर आपको परीक्षा में देखने को मिल गए तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और मैं बता दूं साथियों, आपका ये जो चैप्टर है ये 7 नंबर का है। कितना नंबर का साथियों? 7 नंबर का है। और इसमें से अथवा वाला क्वेश्चन भी आएगा, जो पेपर के पीछे ही पीछे बिल्कुल लास्ट में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना साथियों, पीछे ही पीछे, वो आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से ही मिलेगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर में बताया गया है। सभी मॉडल पेपरों का मैंने अभी तक समाधान करवा दिया है साथियों। अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाके देख ले। मॉडल पेपर में से अर्धवार्षिक परीक्षा में भी काफी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना साथियों? ओके, तो आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर नंबर 10 है साथियों, ये जो आपके 7 नंबर का है। और ये जो सभी प्रश्न है साथियों, 60 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये कौन से 60 क्वेश्चन है साथियों? ये वही 60 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मॉडल पेपरों में भी आए हुए हैं, यानी बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आ सकता है एग्जाम में आने लायक, और आ चुके क्वेश्चन इस पेपर में हमने रखे हैं, ठीक है ना? तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है साथियों, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो भी हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन करेंगे तभी तो पता लगेगा ना साथियों कि हमें कितना आता है, हमें कितने सवालों का जवाब आ रहा है, ठीक है ना? और अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को ये वीडियो अभी शेयर कर दे ताकि वो भी हमारे साथ ये वीडियो देख सके। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो साथियों यहाँ देखेंगे, मैंने लिखा है कक्षा 10वीं वर्ष 2022-23 की जो परीक्षा होगी उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है तो भी आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन ही आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा साथियों, बस सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, ठीक है? विषय है विज्ञान, बोर्ड परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, नंबर देगा 7, ठीक है? ओके, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें साथियों, एक एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। सभी 60 क्वेश्चनों के जवाब आज को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना? वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी और तभी आपके बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे साथियों। 7 नंबर का चैप्टर है, 60 क्वेश्चन है, पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मूडी दिखती है? तो साथियों मान लीजिए ये पानी है, ठीक है? इसमें क्या है, ये इस प्रकार के कोई ये जहाज है जिसमें पानी है, इस प्रकार से साथियों, ठीक है ना? ये पानी है। यहाँ पर अगर हम क्या करें, कोई भी छड़ डाले लकड़ी इस प्रकार से, तो वो दिखनी तो ऐसी चाहिए साथियों, लेकिन अपन को दिखती कैसी है? वो इस प्रकार की दिखती है ना साथियों, इस प्रकार से डूबी हुई दिखती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है साथियों प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है साथियों? बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए या आपके अर्धवार्षिक में आए, आप लिख देंगे इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है साथियों? अपवर्तन इसका मुख्य कारण है। अपवर्तन क्या होता है साथियों, मैं आपको बताऊं, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं साथियों, थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा होगा, लेकिन आप मेरी भाषा को समझे, मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे, ठीक है ना? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण या कोई भी साथियों वस्तु जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम साथियों आपका होता है, तो क्या होता है? हल्का होता है, आप हल्का मान सकते हैं। और सघन माध्यम जो थोड़ा गहरा होता है, तो यहाँ पर बाहर तो क्या है साथियों, यहाँ पर वायु है और पानी क्या है? सघन होता है, यानी थोड़ा गहरा होता है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या होता है साथियों? इनके बीच बनने वाली ये रेखा होती है, ठीक है? ये रेखा होती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो हमें इस प्रकार दिखाई देती है मुड़ी हुई, ठीक है ना? वास्तव में मुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन हमें प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देती है, और उस घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। याद रहेगा, समझा के बता रहा हूं साथियों, क्लियर करके चलेंगे हम, सभी क्वेश्चनों को रटेंगे नहीं, समझेंगे। ओके, ठीक है? इनके आंसर और पीडीएफ में आपको दे दूंगा साथियों, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना करें, बस आप अभी आपको सवालों पर ध्यान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? लेंस की समता का सूत्र और मात्रक लिखो। जो लेंस की समता है साथियों, पहले तो उसका सूत्र लिखना है, तो मैं सूत्र बता दूं साथियों, लेंस की समता को हम बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। और इसका सूत्र होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। ये तो आपका हो गया लेंस की समता का सूत्र, याद रहेगा, P बराबर 1/f, ठीक है?
और मात्रक की बात करें साथियों तो मात्रक को हम बोलते हैं डी। ठीक है, डी का मतलब होता है साथियों इसमें डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर इसकी क्षमता का मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। कौन सा होता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। सूत्र है P बराबर 1/f। दोनों याद रहेंगे, अलग अलग आए तो अलग लिख देना, एक साथ आए तो एक साथ लिख देना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेंस की क्षमता और उसका मात्रक। ठीक है, ओके, नोट बाद में कर लीजिएगा साथियों। अगर साथ के साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी स्पीड तेज है, वरना बाद में आपको ये वीडियो मिल जाएगा तो आप बाद में आप इसके लिख भी सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं अपने। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो नोट्स है उनके आगे ऐड कर लीजिए 60 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और अद्वार सिंह में भी देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? जो प्रकाश का वेग है सर्वाधिक कहाँ होता है? अभी तक ये सभी ऊपर के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी इस साल के मॉडल पेपर में पूछे जा चुके हैं। प्रकाश का वेग यानी जब प्रकाश की किरण आती है वह कब सबसे तेज जाएगी? कब सबसे तेज जाएगी? जब उसके रास्ते में कुछ ही नहीं आएगा। उसके रास्ते में क्या है? कुछ ही नहीं आएगा, यानी कि साथियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। क्या हो जाएगा? निर्वात में क्या होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ होती है प्रकाश की चाल? निर्वात में। याद रहेगा वर्ड निर्वात। निर्वात शब्द का मीन्स होता है साथियों खाली स्थान। ठीक है, कुछ नहीं है वहां पर जहां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है साथियों लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? जो लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होती है साथियों किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आपको एक तो याद रखना है ये लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। किस पर साथियों? लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। याद रहेंगे दोनों। लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? आपको याद रखना है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। आगे अपवर्तनांक का क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पर इसको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है साथियों, ओके, इसमें तो आपको कारक बताने जो आप ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अभिलंब साथियों आप जानते हो कि मान लीजिए कोई दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश की किरण वैसे तो साथियों किस प्रकार से आती है? इस प्रकार से आती है, लेकिन ये तो क्या है साथियों अभिलंबवत नहीं है। अभिलंबवत का मतलब होता है प्रकाश की किरण एकदम बिल्कुल सीधे आती है साथियों। कैसे आई? सीधे आई प्रकाश की किरण। अब ये सीधे आई तो ये दर्पण पर टकराकर साथियों इधर या इधर नहीं जाएगी साथियों, इधर और इधर ये नहीं जाएगी। ये किधर जाएगी साथियों? ये वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, ये क्या है? इसी दिशा में लौट जाएगी साथियों। फिर लौटने के बाद क्या होगा साथियों? लौटने के बाद यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो परावर्तन कोण बनेगा वो कितना बनेगा। तो मैं यहाँ बताऊँ, अगर ऐसे आती है तो यहाँ पर बीच में अभिलंब होता है, ये होता है कोण आई, ये होता है कोण आर। ठीक है, ये आई होता है, ये आर होता है। यहाँ पर तो साथियों कोई बना ही नहीं ना, जिस तरीके से आई उस तरीके से गई। तो यहाँ पर आपको याद रखना, यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा साथियों? 0 डिग्री। डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना बना साथियों? 0 डिग्री बना। क्यों? क्योंकि इसी दिशा में आई और इसी दिशा में चली गई, तो कोण तो कहीं दिखाई नहीं ना, तो कैसे नापेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा साथियों? 0 डिग्री आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखना जब भी ऐसे पूछे कि कोई किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण 0 डिग्री ही होएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, विवर्तन किसे कहते हैं? अगर आपने मिस कर दिया है बुक में ये पढ़ना तो साथियों गलती कर दी है, क्योंकि आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बोर्ड परीक्षा है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आप इसमें लिखेंगे विवर्तन में जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। पढ़िए, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपके लिए लिखी है, विवर्तन इसे कहते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश के स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है? तो साथियों इसका सिंपल सा कारण वही है जो मैंने ऊपर समझाया था। क्या है? अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। अब मैं आपको ये चित्र की सहायता से समझाऊं ना, तो मान लीजिए साथियों यहाँ पर क्या है? धुएं के आर पार, यहाँ पे मान लीजिए साथियों यहाँ पर ये धुआं है, यहाँ पे ये धुआं उठ रहा है। ठीक है, धुआं उठ रहा है और यहाँ पर क्या है? ये प्रकाश का स्रोत मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। तो अब यहाँ पर जो प्रेक्षक है वो यहाँ खड़ा है, यानी देखने वाला जो बंदा है वो यहाँ पर खड़ा है, वो इस प्रकार से देखेगा साथियों। तो ये इस प्रकार से क्या है? जो इसकी दृष्टि है, ये जो सूर्य का प्रकाश है साथियों, ये इस प्रकार से आएगा। अब ये माध्यम तो कौन सा था? ये वाला माध्यम तो था विरल माध्यम, और जो धुआं है वो सघन माध्यम हो गया। तो क्या है? इस प्रकार से मुड़ती मुड़ती उसको इस प्रकार से झिलमिल करती हुई दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी साथियों? क्योंकि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाती है तो अभिलंब के ओर झुक जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये झिलमिल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना,
ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, दूरदृष्टि दोष का कारण पूछा है, ना कि आपको लेंस पूछा है। तो इसमें लेंस मत लिखना, कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। इससे पूछा है कि जो दूरदृष्टि दोष है वह किस कारण उत्पन्न होता है। मेन कारण हमें बताना है कि ये किस कारण उत्पन्न होता है। तो आप इसमें लिखेंगे आंखों के चक्षु लेंस के फोकस दूरी के, आंख के चक्षु लेंस के फोकस दूरी के अधिक हो जाने या नेत्र लेंस के छोटे हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। सिंपल सा है साथियों, या तो चक्षु लेंस की फोकस दूरी क्या है, अधिक हो जाएगी, या फिर नेत्र लेंस के छोटे हो जाने के कारण ये जो दूरदृष्टि दोष है यह उत्पन्न होता है। ओके, याद रहेगा, भूलना नहीं है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, पढ़ते रहना साथियों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो छोड़कर मत जाना। अगर छोड़ के जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में ये आएंगे। बाद में आप देखेंगे साथियों इस वीडियो को कि मैं बाद में देख लूंगा, तो बाद का तो साथियों बाद ही हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं तो आपको ये पूरा देखना है, ठीक है ना। ओके, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को पढ़ के अच्छे नंबर ला सकता है, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये साथियों न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा सा क्या है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लेंस का सूत्र याद होना चाहिए, समता वाला, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था। लेंस की समता का सूत्र क्या होता है साथियों, लेंस की समता का सूत्र होता है, आपको याद रखना है, P बराबर 1/F। बताया था ना साथियों, ऊपर बताया था ना, P बराबर 1/F, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 तो है, ठीक है, 1 अपॉन F कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और मात्रक क्या है, डायप्टर है, तो आप यहाँ लिख देंगे D, 0.5 D। आप क्या समझ रहे हैं, आंसर आ गया? नहीं आया साथियों, गलत हो गया। ये कैसे हुआ, आपको याद रखना है कि जो अवतल लेंस होता है उसमें जब भी हम फोकस दूरी लेंगे वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है साथियों, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। काय का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ 2 पर, तो आंसर भी किसका आएगा साथियों, माइनस का आएगा, जब जाके आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, उत्तल लेंस लिखा होता तो प्लस का ही लेते, लेकिन लिखा था अवतल लेंस, तो किसका लिया, माइनस का लिया, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात? ओके, लाइक कर दे वीडियो को और अपनी हाजिरी दर्ज कर दे कि मैं समझ जाऊंगा कितने बच्चे यहाँ पर आए, ठीक है ना। लाइक कर दे साथियों, वीडियो अपनी अटेंडेंस लगा दे, जैसे स्कूल में आप लेते हैं ना। अभी स्कूल में तो मैडम आपकी लगाती होगी, सर लगाते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको ही अपनी हाजिरी खुद लगानी है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रकाश का अपने पथ में रखी छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश का अपने पथ में रखी छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति, याद रखना है, उस बोलते हैं उसे विवर्तन। क्या बोलते हैं साथियों, विवर्तन। याद रहेगा ना, अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, विवर्तन होती है। भूलना नहीं है, याद रखना है, अगर ऐसा है तो आप लिख देना विवर्तन होती है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें 11 की, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके साथियों, ठीक है। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र बताना है, उसकी विशेषता बतानी है। तो लेंस सूत्र में साथियों आपको याद रखना है कि लेंस सूत्र जब भी पूछेगी क्या है, तो आपको यह लिखना है साथियों, डेफिनेशन, गोलीय लेंसों के लिए बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध को एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। यह है साथियों आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या है साथियों, 1/v माइनस क्या है साथियों, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। याद रहेगा, ठीक है, याद रखना है। डेफिनेशन मैंने बता दी, जिनका संबंध बताता है वो क्या है, वो आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। गोलीय जो दर्पण है साथियों, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आपको याद रखना है, केंद्र जैसे आप दर्पण बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार के, तो यहाँ पर जो ये मुख्य अक्ष जाता है, ये जो बिंदु है इसको बोल रहा है केंद्र। इसको क्या बोलते हैं साथियों, पढ़ा होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या कहते हैं, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं साथियों, ठीक है। तो इस बिंदु को आपको याद रखना है, इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं साथियों, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। ओके, ठीक है, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 13 की, वह बोल रहा है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कारण बताइए। प्रकाश के अपवर्तन का क्या है, हमें कारण बताना है साथियों, और इसे बताना भी है कि ये क्या होता है।
तो इसमें लिखेंगे साथियों आप, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले धरातल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का कारण भी बता देता हूं साथियों, आप इसमें लिखेंगे दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। सिंपल सा कारण है, सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। पर यह अपवर्तन मैंने समझा ही दिया था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। सिंपल है, ओके ठीक है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आगे भी, जो भी प्रकाश की चाल से संबंधित तो क्वेश्चन आपको मिल ही सकता है परीक्षा में। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो आपको याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना है साथियों, नोट कर सकते हैं। यह है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि आपकी बुक में भी बताया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता बतानी है। तो साथियों आप इसमें सिंपल सा लिख देंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। कैसा होता है साथियों, सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, ठीक है। विशेषता ये साथियों, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित। यानी कि साथियों अगर आप इसमें इस प्रकार से ये आर लिखेंगे, इस प्रकार से आर लिखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको ऐसा उल्टा दिखाई देगा, ठीक है ना, पार्श्व परिवर्तन होता है, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखिएगा, जल का अपवर्तनांक कितना है। जल का अपवर्तनांक बताना है, तो आपको आपकी बुक में सारणी बनाकर जल का, एल्कोहल का, वायु का, सबका दे रखा है। तो जल का साथियों आपको याद रखना है 1.33 होता है। कितना होता है साथियों, 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। याद रहेगा, भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है, ओके। इसके बाद साथियों नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। वह बोल रहा है उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण का आपतन कोण 45 डिग्री तथा द्रव्य का अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो। तो मैथमेटिक्स वाला है साथियों, थोड़ा इसमें लगाएंगे हम, आइए करते हैं इसे। तो साथियों आपको ध्यान रखना है जो अपवर्तन का सूत्र होता है वह, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, वह होता है यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है साथियों, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर साथियों जो साइन आई है ये तो हमें कौन सा, ये आपका होता है आपतन कोण। कौन सा, आपतन कोण होता है। ये वाला आपका कौन सा होता है, डिटेल से समझना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आपतन कोण होता है और ये वाला आपका अपवर्तन कोण होता है। कौन सा, अपवर्तन कोण। अब इसे सोल्व करेंगे साथियों, तो देखना इधर, ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब साइन आई है तो हमें कितना दिया है साथियों, 45 डिग्री दिया है, तो साइन 45 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, साइन 45, ठीक है ना, मान दिया है ना। और यहाँ पर आर कितना है, यानी अपवर्तन कोण कितना है, तो यहाँ देखिए 30 दिया है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे साइन 30 डिग्री। अब आपने मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली पढ़ी होगी ना, त्रिकोणमिति सारणी वाली, तो उस त्रिकोणमिति सारणी में आपको ये मान दिए गए थे। साइन 45 का जो मान होता है साथियों वो होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2 साइन 45 का। साइन 30 के मान की बात करें वो होता है आपका 1/2, ठीक है। अब इसको आप घुमा के ऊपर की साइड लेके जाएंगे साथियों, तो आपको ये कट के क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा साथियों। क्या मिलेगा, 2√2, ठीक है ना, 2√2 मिलेगा। और इसका अगर आप मान निकालेंगे साथियों तो आपको मिलेगा 1.414। क्या, 1.414 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और समझे इसको वापस, बाद में वीडियो को रिवाइंड करके। अभी तो साथियों आप आगे देखें, ठीक है। साइन 45 साइन 30 का मान रख देना है, सोल्व करना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके साथियों। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी का मान शुद्ध हिंदी में लिख दिया है साथियों। इसका मतलब यही है कि जो कोई व्यक्ति होता है साथियों, कोई व्यक्ति इस प्रकार से, तो वह अपनी आंख से किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए ये जो दूरी है साथियों ये कितनी होनी चाहिए, तो इस दूरी को हमें बताना है। तो आपको याद रखना है साथियों, ये जो दूरी होती है ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर अल्पतम दूरी होती है। मानव नेत्र से किसी भी वस्तु को देखने के लिए अल्पतम दूरी कितनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ओके, याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 19 की, वह बोल रहा है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम। जो वाहनों के साइड मिरर जिसे बोलते हैं साथियों, पीछे देखने वाला दर्पण, उसमें कौन सा यूज होता है,
तो आपको याद रखना है साथियों, उसमें आपका होता है उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण यूज करते हैं साथियों। कौन सा? उत्तल दर्पण आपका उसमें यूज होता है, याद रहेगा, भूलना नहीं है। उत्तल दर्पण होता है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में। पूछ सकता है, उपयोग पूछे तो आप उपयोग में भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो साथियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बने रहे साथियों लास्ट तक, क्योंकि हमें करनी है बोर्ड की तैयारी, पीछे नहीं हटना, पढ़ने वाले बच्चे हमें बनना है साथियों। हमें अपनी पढ़ाई को साथियों जिम्मेदारी समझना है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पढ़ाई करना है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो दृष्टि दोष का नाम लिखिए, इस दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस का नाम लिखिए। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखें। जो व्यक्ति क्या है साथियों, पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अब तो बच्चे क्या करते हैं साथियों, बोला है पास की वस्तु को, तो आप इसमें लिख देंगे पास की वस्तु नहीं दिख रही तो उसे क्या है, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा साथियों, ये नहीं लिखना। आपको इसमें क्या है, उल्टा होता है साथियों। अगर आपको दिया है पास की वस्तु तो इसमें क्या होगा, उसे दूर दृष्टि दोष है। कौन सा है साथियों? उसे है दूर दृष्टि दोष। याद रहेगा ना कि जब भी पास की वस्तु सही नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है, उसे दूर दृष्टि दोष है। और जब दूर की वस्तु इस पर नहीं दिखाई दे रही, मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है। और निवारण के लिए लेंस बताऊं साथियों, इसमें आपका यूज होगा उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। समझ गए मेरी बात में क्या बोला? उत्तल लेंस इसमें होगा, जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, जिस व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही उसे दूरदृष्टि दोष है और उसका निवारण साथियों उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है, जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ओके, ठीक है। एक एक क्वेश्चन साथियों समझा के चल रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है। परावर्तन का नियम किस दर्पण पर लागू होता है? परावर्तन, कोई दर्पण लीजिए, कोई किरण इस प्रकार आई और इस प्रकार से चली गई, इस प्रकार से आई, इस प्रकार से चली गई। ये जो नियम है ये कौन से दर्पण में लागू होता है? तो याद रखना है ये होता है आपके समतल दर्पण में लागू होता है। कौन से साथियों? समतल दर्पण में लागू होता है परावर्तन का नियम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 22वां, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है साथियों? 1.33। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी है साथियों, तो आपको ये पता होगा अपवर्तनांक का फॉर्मूला म्यू बराबर C/V होता है। क्या होता है? C/V। ठीक है के साथियों, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? V निकालना है, तो V यहाँ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा C/μ। ठीक है, ये आपका म्यू हो जाएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर C का जो मान होता है साथियों, निर्वात में जो मैंने बताया था 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। और इसकी बात करें साथियों, ये हमें दिया है जल का, तो आप इसमें लिख देंगे 1.33। ठीक है, 1.33 आपने लिख दिया। फिर आप इसे सोल्व करेंगे साथियों कि 10⁸ तो इस प्रकार से 10⁸ ही रहेगा। अब आप इसे सोल्व करेंगे 3/1.33 को, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 2.25 के। कितना? 2.25 के। तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है साथियों, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्या बोल रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है साथियों, तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन लागू, जैसे कि आपको पता है प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू होता है किस पे? समतल दर्पण पर। तो कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई साथियों, आई प्रकाश की किरण, यहाँ पर टॉर्च है मान लीजिए, उस टॉर्च से ये प्रकाश की किरण आ गई, आई। तो जो प्रकाश किरण आई वो क्या है? दर्पण पर टकराकर एक निश्चित दिशा में क्या है? इस प्रकार से चल जाएगी। ठीक है, अब ये साथियों जो गई ना, ये जो किरण है इसे तो हम बोलेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण है साथियों? ये आपकी हो जाएगी आपतित किरण। ठीक है, याद रहेगा, जो किरण आ रही है वो आपतित किरण है और जो जा रही है वो आपकी कौन सी है? परावर्तित किरण है। आपको ये सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है साथियों, आपकी अच्छी तैयारी हुई है, फिर भी आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है ना, परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसमें साथियों यहाँ देखेंगे तो इनके बीचों बीच जो साथियों में अगर कोई लाइन खींचो इस प्रकार से, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं साथियों? याद रखना है, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के जो आपतित किरण की साइड ये वाला हिस्सा है साथियों, यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर, उसे बोलते हैं हम कोण आई। क्या बोलते हैं? कोण आई। और इधर की साइड जो कोण बनता है उसे बोलते हैं कोण आर। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम तो क्या हो जाएगा कि जो आपकी ये है साथियों आपतित किरण, जो आपकी आपतित किरण है ये,
और ये परावर्तित किरण है ये, और ये वाला जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम मैं बोल रहा हूं साथियों, नोट कीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल यानी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट नियम। सेकंड नियम क्या बोल रहा है, कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। कोण आई बराबर होता है कोण आर, क्या होता है, कोण आर। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, याद रहेगा। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा मैंने लिखा दी साथियों। आपको मैंने बताया था कि जब ये क्या है, किसी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो जानी तो साथियों वो क्या है, ऐसी चाहिए थी, लेकिन हमें वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है ना, ऐसी दिखाई देती है। तो आपको इसमें भी सेम नियम है। ये किरण जो आ रही है ये आपकी क्या है, आपतित किरण है, या आपकी अपवर्तित किरण है। इनके बीच में ये क्या है साथियों, अभिलंब होता है, ये एक ही तल पर स्थित होते हैं। सेम नियम है, बस आने वाली को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और यहाँ पर परावर्तित नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे अपवर्तित किरण। और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और आपको इसमें याद रखना है, इसमें क्या है, इसे इसके सेकंड, इसका जो द्वितीय नियम है उसे स्नेल का नियम कहा जाता है। जो अपवर्तन का कौन सा सेकंड नियम है उसे स्नेल का नियम कहा जाता है। और ये नियम क्या बोलता है, ये नियम बोलता है साथियों कि जो आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या है ना, इसे हम साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं। ये क्या है साथियों, इनका अनुपात क्या होता है साथियों, नियतांक होता है, यानी कि स्थिर होता है। ठीक है, ये आप इसमें लिख देंगे दो नियम। ओके, सेम ही नियम थे। फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको इसके पीडीएफ बता दूंगा, उसमें से आप लिख लेना। ठीक है साथियों, ओके। 25वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं साथियों। 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है तो आप इसमें लिख देंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है। इसे एफ से दर्शाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख ली है, एक दो बार पढ़े और आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26वां पर बोल रहा है, किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो लेंस की समता की गणना कीजिए। यहाँ पर साथियों एक चीज देखें, यहाँ पर लेंस का नाम नहीं दिया है, और नाम नहीं दिया है तो आपको पॉजिटिव ही लेना है, यानी प्लस का ही लेना है। ठीक है, तो मैंने बताया था समता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। यहाँ पे 1 तो है ही, अपॉन में f की जगह 0.5 लिख देंगे, और 0.5 का अगर आप भाग देंगे साथियों इसमें 1 में तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 डायोप्टर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। समझ गए, बहुत ही सिंपल था साथियों। कैलकुलेशन नहीं आती तो ऐसे करना, पॉइंट हटाना, ऊपर लगा देना 0 10, और 10 में 5 का भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, वो बोल रहा है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र लिखना है तो आपको याद है ना, दर्पण सूत्र आपका इस प्रकार से हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यह आपका दर्पण सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ओके, ठीक है साथियों। वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो जाए साथियों, लेकिन तैयारी पक्की हो जाएगी साथियों, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आगे भी काफ़ी ज़्यादा। अभी तो कुछ ही नहीं है, अभी तो साथियों कुछ ही नहीं है, आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 28 की बात करनी है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण है साथियों, किस प्रकार का होता है आपका गोलीय दर्पण, एक तो इस प्रकार का होता है और एक इस प्रकार का होता है। ये दो दर्पण आपके होते हैं, इनमें क्या करना है, हमें वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है। तो आप इसमें लिखेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक ये प्रकार का कांच का क्या है साथियों, ये एक गोला है, या अगर मैं इस प्रकार से इस भाग को काटूंगा तो ये आ गया आपका फर्स्ट दर्पण, और इस प्रकार से काटूंगा तो ये आ गया आपका सेकेंड दर्पण, और इनके बीच जो इसका केंद्र है साथियों ये होता है, उन सभी का क्या होता है, ये यही होता है साथियों वक्रता केंद्र। समझ गए, ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर। तो साथियों अंतर मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पे देखें। हाँ तो साथियों अब आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, यहाँ मैंने लिख दिया है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ आप लिखेंगे, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। जब वास्तव में प्रतिच्छेद होती है साथियों तब कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। भाषा में नाम से ही आप समझ जाएंगे। ओके,
ठीक है। आभासी में क्या बोल रहा है साथियों, जब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती है। इसमें क्या साथियों, केवल प्रतीत होती है। ओके, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काफी इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए बता दिया है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की। इसके बाद साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, वो बोल रहा है दर्पण व लेंस में दो अंतर लिखिए। दो अंतर लिखने साथियों, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तभी आपका ये हो जाएगा। लेंस में आप लिख देंगे, लेंस वह है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है। लेंस क्या है साथियों, लेंस वह है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है। और दर्पण में लिखेंगे, दर्पण वह है जो प्रकाश को परावर्तित करता है। ओके, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 30 में ये लिख देना, आपका अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। वह बोल रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग लिखिए। तो उपयोग लिखना है साथियों, तो उपयोग में आप लिख देंगे, उत्तल लेंस के लिख देंगे आवर्धन लेंस और चश्मा बनाने में उपयोग, आवर्धन लेंस और चश्मा बनाने में उपयोग। अवतल में लिख देंगे साथियों आप प्रदर्शनी कक्ष और चश्मा बनाने में उपयोग। ठीक है, लेंस के बताने थे साथियों। ठीक है, इसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में एक एक उपयोग लिखना है। तो इसमें भी आप लिख देंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, वाहनों के पृष्ठ दृश्य दर्पण में, और अवतल का लिख देंगे सेविंग दर्पण के रूप में। ओके, ठीक है। और भी आपको आते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक ही पूछा था। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी बनाइए, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है। तो ये चिन्ह परिपाटी साथियों मैं आपको स्क्रीन पे फोटो बता देता हूँ, इस प्रकार की आपको बनानी है। इसका एक से दो बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे साथियों कोई ग्राफ होता है ना, उस प्रकार से ये है कि इधर के साइड साथियों प्लस आएगा, इधर माइनस होगा, नीचे की साइड माइनस, ऊपर की साइड प्लस। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आ जाएगा। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। वह बोल रहा है परिभाषा लिखे लेंस में, लेंस के रूप में परिभाषा लिखनी है मुख्य अक्ष की और फोकस दूरी की। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा आप लिखेंगे साथियों, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसके दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा होती है। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसके दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा होती है। और फोकस दूरी में लिखेंगे साथियों आप मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है साथियों कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें जो आ रही है वो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर साथियों मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की। वह बोल रहा है प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए। जो मैं इतनी देर से बताते आ रहा हूँ साथियों कि आप इस प्रकार से कोई जार में या किसी भी मान लीजिए कोई बाल्टी में पानी में अगर आप इस प्रकार से प्रकाश किरण आती है तो वो क्या होता है साथियों, वो इस प्रकार से इधर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका जो चित्र मैं आपको यहाँ बता देता हूँ स्क्रीन पे, आप देखें इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे जो आपको बुक में भी दिया गया है। ठीक है ना, साफ सा सुंदर सा बना देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 36 की। वह बोल रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 है, मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो आपको मीटर ही मानकर करना है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, क्या है साथियों, इसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस की फोकस दूरी 40 है और इसकी क्षमता बतानी है साथियों। तो मैंने लेंस का सूत्र क्या बताया था साथियों, लेंस का सूत्र मैंने आपको बताया था P बराबर 1/F बताया था ना, कितने सवाल कर लिए साथियों। तो हमें क्या करना है साथियों, क्या करेंगे 1 और यहाँ पर क्या है F कितना दिया 40 दिया है। मैंने बताया था साथियों स्टार्टिंग में अगर अवतल लेंस आए, क्या है अवतल लेंस, तो हमें क्या है माइनस में लेनी है, क्योंकि अवतल लेंस की जो दूरी होती है फोकस वो माइनस में होती है साथियों। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.025 डायप्टर यानी कि D। ठीक है, और यह आपका माइनस में आएगा। ठीक है, याद रखना है माइनस में आएगा। ओके, ठीक है साथियों, बहुत ही सिंपल था, सूत्र लगाया और आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। वह बोल रहा है देखिएगा किसी उत्तल लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को कागज की शीट पर फोकसित करने पर कागज क्यों जलता है। आपने देखा होगा साथियों इस प्रकार का जो मैग्नीफाइड ग्लास आता है इस प्रकार का, उस सूर्य के प्रकाश को आप फोकसित करके कागज पर डालेंगे तो क्या है साथियों जलने लग जाता है। इसके पीछे का रीजन आपने जाना, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पर समझते हैं साथियों। पहले चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी बता दूंगा क्या लिखनी है। मान लीजिए साथियों ये कोई कागज है, ठीक है, यहाँ पर मानिए कि ये कोई कागज है, ठीक है, यह आपका है सूर्य, क्या है सूर्य है, ठीक है, यह आपका इस प्रकार से सूर्य हो जाएगा जब, और यहाँ पर क्या साथियों हम ग्लास ले लेते हैं, ले लिया ग्लास ये, फिर सूर्य की किरण जो इस प्रकार से आती है साथियों, मान लीजिए ये सूर्य किरण आ रही है।
अब हमें पता है कि जब भी उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरण आएगी तो क्या है साथियों, यहाँ पर फोकस पे इकट्ठा होने लगती है, यहाँ पर इकट्ठा होगी साथियों इस प्रकार से। तो एक ही जगह इकट्ठा होने के कारण ये क्या है, जलने लग जाता है साथियों। क्योंकि आपको पता है सूर्य के प्रकाश में केवल प्रकाश ही नहीं होता साथियों, उष्मा भी होती है, तेज भी होता है। तो वह तेज अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा, तो ये कागज तो जलने लगेगा ना साथियों। तो इतना सा इसकी बात है। ओके, तो आपको यहाँ देखना है, आप इसमें लिखेंगे साथ साथ उष्मीय ऊर्जा भी आती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ उष्मा भी कागज पर फोकसित होती है, जिससे कागज जलने लगता है। ओके, ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे और यहाँ तक वीडियो देखा है साथियों, तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति पूरे जिम्मेदार हैं। बने रहिए साथियों, अभी 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है देखिएगा, दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरी में अंतर लिखिए। दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरी, तो साथियों आपको वो जो मैंने परिपाटी बताई थी ऊपर, जो आपको फोकस दूरी की परिभाषा बताई थी, वो आप इसमें लिख देंगे, ठीक है ना, लिख देंगे। ओके, फिर भी ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, वह बोल रहा है साथियों देखिएगा, गोलीय दर्पण में परिभाषित कीजिए ध्रुव और मुख्य अक्ष को। किस किस को, ध्रुव और मुख्य अक्ष को। तो साथियों आप ध्रुव में लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ बताया था मैंने पहले भी, इस प्रकार से आप देखते हैं तो यहाँ वाला ये ओ, इसमें भी ओ, ठीक है ना, अलग अलग दर्पण हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब इसके बाद बात करें साथियों मुख्य अक्ष की पूछा है, तो मुख्य अक्ष की भी हम लिख देंगे। मुख्य अक्ष में आप लिखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना साथियों, इस प्रकार से ये रेखा जा रही थी, ये वाली, तो यही क्या है, ये जो रेखा है यही क्या है साथियों, यही मुख्य अक्ष है। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है देखिएगा, गोलीय दर्पण में परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण में परिभाषित करना है मुख्य फोकस और फोकस दूरी को। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या इन दोनों से गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद साथियों बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी में आप लिखेंगे, दर्पण के फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी। दर्पण के फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ओके, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है। हमने सर्वाधिक तो जान लिया था साथियों स्टार्टिंग में कि निर्वात में होता है। न्यूनतम की बात करें तो आपको याद रखना है, प्रकाश का जो वेग है न्यूनतम वो कांच में होता है साथियों। किसमें, कांच में या फिर गिलास में, है ना, एक ही बात होती है साथियों। कांच या गिलास में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग। ओके, याद रहेगा, भूलना नहीं है साथियों, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है देखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो याद रखना है दाढ़ी बनाने में जिसे सेविंग दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण यूज होता है। कौन सा साथियों, अवतल दर्पण यूज होता है दाढ़ी बनाने में, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश की एक साथ किरणें आती है बहुत सारी, उसके समूह को क्या कहते हैं, तो वर्ड ध्यान रखिए आप, ये शब्द किरण पुंज कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को, क्या, किरण पुंज, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में साथियों दो उत्तल लेंसों के संयोजन का प्रयोग होता है। किसका होता है, दो उत्तल लेंस, या उत्तल लेंस लिखेंगे तो भी सही है, वरना दो उत्तल लेंस के संयोजन का, किसका साथियों, दो उत्तल लेंस के संयोजन का प्रयोग होता है किसमें, आपके सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, किरणों को अभिसारित करने वाले लेंस को क्या कहते हैं। तो जिस लेंस को अभिसारित लेंस कहते हैं वही हो जाएगा साथियों, किसे कहते हैं, अब ऊपर बताया था मैंने, याद है आपको, याद होगा, उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। क्या का मतलब साथियों, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण में साथियों हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, यानी प्लस होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें आपकी क्या होती है, माइनस होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है, याद रहेगा। ओके, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर हमें 48 बोल रहा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का
उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। जो बिंब का क्या है, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो आपको याद रखना है उस दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं साथियों, अवतल दर्पण। याद रहेगा, जिसमें सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है वो कौन सा है, अवतल दर्पण। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। वैसे साथियों एसआई मात्रक इसका होता है, आपको याद रखना है, वैसे तो क्या यूज करते हैं इसके लिए, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। और मैंने आपको वो भी बताया था, डी बताया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईऑप्टर। ठीक है, ऑप्शन में जो दे रखा है आप राइट कर देंगे। ठीक है, वरना आप दोनों लिख दीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड और डी यानी डायोप्टर। ओके, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ चुके हैं साथियों। बस 10 क्वेश्चन की बात है, बस अभी हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। ठीक है साथियों, आपकी पढ़ाई भी हो गई होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश का मार्ग किस प्रकार का होता है, तो आपको पता है प्रकाश यानी टॉर्च है साथियों। टॉर्च से आप लाइट करेंगे, कैसी जाती है, सीधी जाती है कि ऐसे घूम जाती है, सीधी जाती है ना, सिंपल सी बात है, सीधी जाती है। तो क्या होता है, प्रकाश क्या है, सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, आप लिख दीजिएगा, सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखीय गति होती है, कौन सी होती है, सरल रेखीय मार्ग या सरल रेखीय गति होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, वह बोल रहा है साथियों किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो याद रखना है साथियों उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, किस मिरर को साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो साथियों पृष्ठ दृश्य दर्पण साइड मिरर को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण का, किसका साथियों, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का यूज होता है साइड मिरर के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का नाम, तो कार की हेडलाइट में आपको याद रखना है अवतल दर्पण होता है। कौन सा साथियों, अवतल दर्पण होता है हेडलाइट में, और पृष्ठ दृश्य दर्पण में होता है उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है 54, सौर बत्ती में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। सौर बत्ती में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखना है, तो आपको याद रखना है साथियों सौर बत्ती में आपका होता है अवतल दर्पण। कौन सा साथियों, अवतल दर्पण। याद रहेगा, भूलना नहीं है, एक एक क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। फिर इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन लिखना है, तो डेफिनेशन साथियों आप लिखें, जब प्रकाश की किरण उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन बताया, अब अपवर्तन बताना है। तो अपवर्तन में आप लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, जो मैंने आपको उदाहरण देकर भी बता दिया था। इसके बाद है स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो आप एक तो इसमें ये लिख देंगे कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। वह है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियंत्रक होता है, जो मैंने बताया था साथियों साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होता है, ये नियंतांक होता है साथियों। ठीक है, नियंतांक यानी स्थिरांक भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, वह बोल रहा है अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो नीचे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने वीडियो छोड़ दिया है वह पीछे रह जाएगा साथियों, हमें यहाँ तक बने रहना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है, अपवर्तनांक में आप लिखेंगे अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किसी वेग से गति करेगा, यह निर्धारित करता है। ठीक है, कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, यह निर्धारित करता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 59, दर्पण में आवर्धन को परिभाषित कीजिए। आवर्धन की डेफिनेशन आप लिख देंगे साथियों, आवर्धन वस्तु की ऊंचाई के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात है। आवर्धन क्या है, वस्तु की ऊंचाई के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात है, जिसे हम h डैश अपॉन h लिखते हैं, जो कि m से बताया जाता है। ओके, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है साथियों नेक्स्ट 60वां हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, सघन व विरल माध्यम में क्या अंतर है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप इसमें लिख देंगे साथियों डेफिनेशन दोनों की। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। ओके, तो आप ये लिख देना। ठीक है साथियों। 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने आज के वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई के प्रति काफी जिम्मेदार है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो जो हमारे चैनल पे बने रहते हैं उनको पता है साथियों कि वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। और जो नए हमारे चैनल पे आए हैं उनको क्या करना है साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। ऐड होते ही वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है साथियों। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं साथियों तो रिप्लाई का वेट किया करें, क्योंकि साथियों काफ़ी ज़्यादा संख्या में मैसेज आते हैं बच्चों के, मैं देख नहीं पाता हूँ, इसलिए कोशिश करके फिर भी रिप्लाई देने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर ऐसे वीडियो मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम।